If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे। रिलेटिव मोशन में हमने डिफरेंट सिचुएशंस, इंटरेक्टिंग बॉडीज, नॉन इंटरेक्टिंग बॉडीज एंड मिसलिनियस सिचुएशंस में कैसे रिलेटिव मोशन के आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे उनको सीखा, और साथ साथ कब किस सिचुएशन में हम रेफरेंस फ्रेम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये बात सीखी। आज से हम काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कांस्टेंट मोशन या डिपेंडेंट मोशन कहते हैं उसकी बात शुरू करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि हम आगे न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी, इंपल्स मोमेंटम, रोटेशन, कहीं भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक होगा उसमें इसके बिना आगे चलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये टॉपिक दो या दो से ज्यादा बॉडीज के इंटरकनेक्शन में वो एक दूसरे के मोशन को कैसे अफेक्ट करेंगे सिखाता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस सिस्टम में ब्लॉक्स ए बी सी पुलीज और इन दो स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग ये और एक स्ट्रिंग ये, इसके हेल्प से कनेक्टेड हैं। तो आप देखिए, इसमें कोई भी ब्लॉक मूव करेगा दूसरे ब्लॉक के मोशन को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ एक मोटर पे एक रस्सी अनवाइंड है, एक ब्लॉक लटका हुआ है, मोटर चल भी रही है और ये मोटर इधर शिफ्ट भी हो रही है। तो अब मोटर का शाफ्ट का टर्न करना और मोटर का इधर शिफ्ट होना कैसे इस बॉडी के मोशन को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली हियर अगर ये वेज स्लाइड करेगा तो ये रॉड ए नीचे अपने ग्रेविटी का नीचे आएगी। सिमिलरली अगर ये ब्लॉक ए नीचे आएगा तो ये ब्लॉक बी इधर जाएगा। ऐसे इस इंटरकनेक्ट सिस्टम में हम ब्लॉक बी को पुल करें या इस रस्सी को पुल करें तो आप देखिए ब्लॉक बी इधर जाएगा, ब्लॉक ए इधर आएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है मोशन की, ये प्योरली काइनेमेटिकल एस्पेक्ट है। मतलब इसमें इनके मोशंस के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये बिल्कुल काइनेमेटिकल एस्पेक्ट्स है। इसको सीखे बिना हम आगे इस टाइप की सिचुएशंस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आगे ये बेसिकली ये चैप्टर आगे आने वाली मैकेनिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी है। काइनेमेटिक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा कांस्टेंट मोशन या डिपेंडेंट मोशन, ये क्यों कहते हैं? इसमें व्हाट वी स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल वेरिएबल्स लीनियर एंड एंगुलर ऑफ पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड थ्रू सम फिजिकल लिंक्स। अब देखिए, यहां एक एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम बोल सकते थे रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, लेकिन ये बॉडीज यूज ना, वर्ड यूज ना करके यहाँ पॉइंट वर्ड यूज किया है एंड इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एंड वन बाय वन करके हम इन टर्म्स को समझते हैं, स्पेशली पॉइंट्स एंड काइनेमेटिकल वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और इंटरकनेक्टेड थ्रू फिजिकल लिंक, इन लिंक्स। बेसिकली इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यहाँ ही हमारे नई है, एक तो फिजिकल लिंक और ये पॉइंट, ये इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स। तो इनका मतलब क्या होगा, इनको समझने की कोशिश करते हैं एंड इनके लिए हम एग्जांपल्स भी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें लीनियर वेरिएबल किसको कहेंगे। ये आप जानते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो हम ट्रांसलेशन मोशन में वेरिएबल लेते आए थे, इनको लीनियर वेरिएबल बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन में जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए थे, मीन्स टर्निंग और पोजिशन वैक्टर, उनको हम बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। वो एंगुलर पोजिशन था, एंगुलर वेलोसिटी थी और एंगुलर एक्सेलरेशन था। देन हियर द टर्म पॉइंट मीन्स आइदर ए पॉइंट पार्टिकल और बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन और द कनेक्टेड पॉइंट ऑफ ए बॉडी इन रोटेशन और डिफॉर्मिंग मोशन। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां जो टर्म पॉइंट है इसका मतलब या तो वो एक्चुअली पॉइंट पार्टिकल होगा या फिर कोई बॉडी जो केवल ट्रांसलेशन मोशन में है। तो उस केस में क्या होगा, जो पॉइंट उसका कनेक्टेड है उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वही होगा जो पूरी बॉडी का है। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशन में है या उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसको मोड़ रहे हैं, तो जिस जगह से पकड़ के हम उसको रोटेट कर रहे हैं या मोड़ रहे हैं, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी और उसके अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो यहां जो रिलेशन मिलेगा हमको कांस्टेंट मोशन में, वो मिलेगा इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, बॉडी की वेलोसिटी नहीं, जो पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड है उनकी वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन मिलेगा। इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखें। अब देखिए, कनेक्टेड पार्टिकल्स की बात की।
यहां देखिए ये पार्टिकल ए इस रस्सी से कनेक्ट है और ये रस्सी पुली के ऊपर जा रही है, और दूसरा पॉइंट ये हाथ, अगर इस हाथ को नीचे पुल करेंगे तो ये पार्टिकल ऊपर आएगा। वेरी सिंपल। अब यहां पे जो अब ये कनेक्टेड पार्टिकल और कनेक्टेड पॉइंट सेम है तो इनकी वेलोसिटी सेम होगी। सिमिलरली वी कैन सी हियर कनेक्टेड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ ये ब्लॉक ए, अब ब्लॉक ए का एक्चुअली तो पॉइंट ये कनेक्टेड है, लेकिन जब ये रस्सी को पुल करेंगे तो ब्लॉक ए एज ए होल ऊपर जाएगा, उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो कनेक्टेड पॉइंट की वेलोसिटी है। तो इस केस में हम बोल देंगे, हम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ दिस हैंड एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, या इस आर्टिकल से हमें क्या मिलेगा, रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ दिस हैंड एंड एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ये मिलेगा। बट लेट अस सी द नेक्स्ट केस, कनेक्टेड पॉइंट ऑफ ए बॉडी इन रोटेशन मोशन। सी, अब देखिए ये रॉड यहां रखी हुई है, रॉड का ये पॉइंट ए इस रस्सी से भरा हुआ है और ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर टर्न रखी हुई है। तो जब ये हाथ को हम नीचे खींचेंगे तो पॉइंट ए ऊपर उठेगा, पूरी रॉड सीधी हॉरिजॉन्टल नहीं उठेगी, रॉड थोड़ी तिरछी होती जाएगी। तो इस दौरान उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, यू कैन सी हियर। नाउ तो अब बात ये आती है कि कांस्टेंट मोशन में हम इस हैंड की वेलोसिटी और रॉड की वेलोसिटी में रिलेशन ढूंढ रहे हैं, या रॉड के वो पॉइंट जो रस्सी से कनेक्ट है उसमें ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं रिलेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड पॉइंट ए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसीलिए यहां टर्म क्या दिया, रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल वेरिएबल्स ऑफ पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड थ्रू सम फिजिकल लिंक। जनरली जब ट्रांसलेशन मोशन की बात होगी तो हम बोल देंगे इंटरकनेक्टेड बॉडीज। क्यों? ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होता है, तो वहां हम कह सकते हैं, या उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है हर पॉइंट का, तो वहां हम कह सकते हैं जब ट्रांसलेशन मोशन की बात है तो कांस्टेंट मोशन के थ्रू हम क्या पता कर पाएंगे, इंटरकनेक्टेड बॉडीज के काइनेमेटिकल वेरिएबल मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन। बट जैसे ही बात आएगी रोटेशन की या डिफॉर्मेशन की, तब वहां स्ट्रिक्टली हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि ये आर्टिकल हमें रिलेशन दे रहा है किसके बीच में, बॉडीज के मोशन के बीच में नहीं, इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स के काइनेमेटिकल वेरिएबल्स के बीच में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम इंपल्स मोमेंटम तक केवल ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे, तब तक हम बार बार बोलते रहेंगे कि कांस्टेंट मोशन से डिफरेंट बॉडीज जो कनेक्टेड है उनके मोशन के बीच में या उनके काइनेमेटिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मिलेगा। लेकिन जैसे रोटेशन शुरू होगा उस वक्त हमें ध्यान देना होगा कि ये कांस्टेंट मोशन हमें इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स के काइनेमेटिकल वेरिएबल्स का रिलेशन दे रहा है, न कि पूरी बॉडी के मोशन का। अब हम इसके बारे में थोड़ा और देखें। इसमें अगली बात आई थी फिजिकल लिंक, तो कनेक्टेड पॉइंट के बारे में बात समझ ली, अब फिजिकल लिंक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंटरकनेक्टेड लिंक्स या फिजिकल लिंक्स, depending on the purpose, different kinds of connecting links are used. Most common links are rope or chain. For pulling purpose, rope और चेन को केवल पुलिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, उससे हम किसी चीज को बांध के केवल खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए ये अगर रस्सी से खींचेंगे तो पॉइंट ए खींच सकता है, पॉइंट ए को धक्का नहीं दे सकते हम आगे की ओर, बस केवल उसको रस्सी से खींच सकते हैं रस्सी की तरफ। रॉड फॉर पुलिंग एज वेल एज पुशिंग पर्पस। अब देखिए रॉड एक रिजिड होती है, उससे किसी बॉडी को कनेक्ट करके हम अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं। अब देखिए रस्सी से धक्का नहीं दे सकते। एंड ये रॉड और रोप मैकेनिज्म जो इंटरकनेक्शंस की हैं, मैकेनिक्स से बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब इसका हम रॉड के इंटरकनेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। यू कैन सी दिस। अब इसमें कनेक्टिंग रॉड ये बीच में, और ये व्हील चल रहा है, तो जैसे से व्हील चलेगा अब देखिए इस ब्लॉक को आगे पीछे पुश कर रहा है। एक्चुअली ये मोशन है इंजन्स का। इंजन में ये जो चल रहा है आगे पीछे इसको बोलते हैं पिस्टन, और ये जो घूम रहा है इसको बोलते हैं क्रैंक, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसको कनेक्टिंग रॉड ही बोलते हैं। अब यहां पर जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस एक्सपेंड होती हैं, वो एक्सपेंड होके इस पिस्टन को धक्का देती है, पिस्टन आगे जाता है और इसको घुमाता है। तो इस तरह से जो इस पिस्टन का
टू एंड फ्रो ट्रांसलेटरी मोशन है, वो इस क्रैंक के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, या उसका भी कर सकते हैं जैसा हम कंप्रेसर पंप में करते हैं। अगर हम इस क्रैंक को घुमाएं तो ये आगे पीछे होगा। तो ये रॉड का इस तरह से ये मोशन बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम देख सकते हैं, से दिस वन। ये एक मॉडल है पुराने टाइम के स्टीम इंजन का। उस स्टीम इंजन में क्या होता था, एक रॉड आगे पीछे होती थी और ये रॉड इस व्हील को घुमाती थी। मतलब ये इंजन से रॉड के पीछे हो, इस व्हील घुमाएगी और आगे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉड पुश पुल करके, मतलब क्या ये पुश, इसका पुश पुल इस व्हील के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ दोनों काम कर सकते थे। ये पिस्टन का आगे पीछे का मोशन इस क्रैंक के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा था, या क्रैंक का रोटेशन या इसका रोटेशन इस पिस्टन के ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रॉड का पुश एंड पुल इंटरकनेक्शन एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखता है, और इन प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईआईटी एग्जाम में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम बनती हैं वो फिजिक्स के अप्लाइड एस्पेक्ट को ध्यान रख के बनती है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करें, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। द कनेक्टिंग रॉड इज कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इनटू रोटेशनल मोशन और वाइस वर्सा। मतलब कनेक्टिंग रॉड इस लीनियर मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट कर सकती है, या इस रोटेशन को इसके लीनियर में कन्वर्ट कर सकती है, लीनियर मोशन में। अब कई बार डायरेक्ट कांटेक्ट भी काम आता है। जरूरी नहीं दो बॉडीज को हम किसी चीज से कनेक्ट करें, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होंगी तो अपनी रिजिडिटी कारण एक दूसरे को पुश करके एक दूसरे के मोशन को अपनी शेप के कारण अफेक्ट करेगी। द टू कंट्रोल मोशन अकॉर्डिंग टू शेप ड्यू टू पुश। अब देखिए ये एग्जांपल यहां पे है, ये वेज, अगर वेज को हम इधर खींचेंगे तो ये रॉड नीचे आएगी सी दिस वे, और वेज को वापस हम लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो ये रॉड को ऊपर पुश करेगी सी दिस वे। अब देखिए यहां क्या है, जो वेज का मोशन है अपने इस शेप के कारण इस रॉड के ऊपर नीचे अप डाउन मोशन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि रॉड का इधर इन दो चीज के बीच में फिक्स है, इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हो सकती। इस तरह से कुछ इस टाइप की बात कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल ये प्लेन प्रोफाइल लिया इंक्लाइन, और यहाँ पे वेरिएबल प्रोफाइल। तो ये जो अब देखिए रॉड है, ये फॉलोअर जिसको बोला है, ये इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए कहा कि टू कंट्रोल मोशन अकॉर्डिंग टू शेप। तो जैसी इस प्रोफाइल की शेप होगी उसके अकॉर्डिंग ये मोशन इसका ऊपर नीचे कंट्रोल होगा। वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल हियर इज कैमशाफ्ट। देखिए इसको हम रोक दे, लेट अस सी कैमशाफ्ट। अब यहां पे ये जो रोटेट कर रहा है इसकी शेप, एक तरफ एक्सटेंशन ज्यादा है, एक तरफ एक्सटेंशन कम है। तो अब देखिए ये जब आएगा तो ये ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर एक बार ऊपर हुआ, फिर एक बार नीचे हुआ। इस टाइप की मैकेनिज्म की भी हमको मशीन्स में बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये जो जितने आर्टिकल हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, इंटरकनेक्शन बाय रोप और चैन, इंटरकनेक्शन बाय रॉड और डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको कई बार हम इसको वेज कंस्टेंट भी बहुत एक क्रूड टर्म में बोल दिया जाता है, बट इन सारे इंटरकनेक्शंस का अपना एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस या यूज आपको मालूम है तो इन आइडियाज को जब आपको इंप्लीमेंट करना होगा तो काफी आसानी से समझ पाएंगे। नॉन मटेरियल लिंक्स। अभी तक जो हमने फिजिकल लिंक्स या कनेक्टेड लिंक्स की बात की, रोप, रॉड या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये सब मटेरियल ऑब्जेक्ट थे। बट नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट से भी इंटरकनेक्शन हो सकता है, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है। बट लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ लिंक्स आर दे। The idea used to analyze motion of interconnected points can be extended to analyze motion of object and image in optical systems, assuming them connected with light rays. Here light rays can be treated as connecting links. अब देखिए क्या है, काइनेमेटिक्स में हम किसी भी टाइप फोर्स या एनर्जी या दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन की बात नहीं करते, उनकी पोजीशंस के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन की बात की जाती है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज ऑप्टिकल सिस्टम में ये भी लाइट रेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और कहाँ ऑब्जेक्ट होगा कहाँ इमेज होगा
ये पूरी ज्योमेट्री हम लाइट रेस के लॉज, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो हम काइनेमेटिक्स का ये आइडिया यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट मोशन, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ऑप्टिक्स ऑल्सो। सी हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये लेंस इसकी इमेज बना रहा है। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन गवर्न होगी इस लेंस की फोकल लेंथ से और लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से। तो इनकी, अब देखिए, इनकी इमेज फिक्स्ड है, मतलब बेसिकली इनका रिलेशन फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेंगे, इमेज कहाँ जाएगी, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। तो यहां भी हम कांस्टेंट मोशन का आइडिया यूज कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ दे विल मूव। यहां पर रियल इमेज B of a real object A is made by convex lens L। अब देखिए, ये जो आइडिया है यहां पर, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे दिस C, तो ये इमेज मूव करेगी। नाउ दिस सी हियर वर्चुअल इमेज EI, और इस तरह से दोनों मूव करेंगे। तो ये इनका इंटरकनेक्शन आप देखिए इन लाइंस के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स के बीच की एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किया सकता है। तो इनके मोशन का रिलेशन भी हम कांस्टेंट मोशन के आइडिया से निकाल सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन रिलेट मोशन ऑफ ए लाइट स्पॉट ऑन ए वॉल ड्यू टू रोटेशन ऑफ टॉर्च प्रोड्यूसिंग द लाइट स्पॉट। मतलब ये बड़ा सिंपल है, आपने कई बार किया होगा। एक टॉर्च से आप किसी दीवार पर लाइट का फोकस बनाते हैं, लाइट स्पॉट, आप टॉर्च को हिलाते हैं तो वो स्पॉट भी हिलता है। तो टॉर्च को मान हम रोटेट करें तो स्पॉट चलेगा। तो टॉर्च की इस रोटेशन की जो वेलोसिटी है और दीवार से जो डिस्टेंस है टॉर्च की, उन दोनों की टर्म्स से स्पॉट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये मेथड एग्जैक्टली वही होगा जो मेथड हमने पिछले स्क्रीन पर फिजिकल लिंक्स, मटेरियल लिंक्स के लिए सीखा था। तो इन दैट वे इस कांस्टेंट मोशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ग्रेट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं। मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अब इंपॉर्टेंट बात आई कि हम इन टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करेंगे। तो मेथड ऑफ एनालिसिस किस बात पर बेस्ड है, पहले उन चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को समझ लें। तो मैथमेटिक्स डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए, इसके कई मेथड होंगे, उन मेथड्स का भी नाम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे मेथड एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। उस प्रिंसिपल को पहले हम समझें। हाउ द इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स affect motion of each other is decided by some characteristic property or properties of the connecting links। मतलब दो इंटरकनेक्ट पॉइंट का मोशन कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, ये उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेड लिंक है, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो चाहे वो लाइट रेज हो, उनकी किसी न किसी मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी इन विच वी आर इंटरेस्टेड, किसी एक प्रॉपर्टी या कई सारी प्रॉपर्टीज से मिल के बनेगा। अब हमें उन प्रॉपर्टीज को पहचानना होगा। तो पहले एग्जांपल्स के थ्रू एक एक इंटरकनेक्टेड लिंक की बात करें, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को लिंक करें, फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में लेके आएंगे। कनेक्टिंग लिंक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब ये टेबल बनाते हैं, एक लिंक का नाम लेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसको हम यूज करेंगे उसका नाम लेंगे। पहला एग्जांपल रोप का। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेफिनेट लेंथ ऑफ ए रोप बिटवीन द इंटरकनेक्ट पॉइंट्स कैन ओनली पुल द इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, इट कैन नॉट पुश देम। मतलब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और डेफिनेट लेंथ, जिन पॉइंट्स के बीच में रोप कनेक्टेड है उनके बीच में तो रोप की लेंथ डेफिनेट होगी। इन दो प्रॉपर्टीज के कारण रोप उन पॉइंट्स को केवल पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। तो इस यहां डेफिनेट प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेफिनेट लेंथ। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी और डेफिनेट लेंथ। नेक्स्ट एग्जांपल हम रॉड का लें। तो रॉड में अब आप सोच सकते हैं, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो पुश कर पाएगी, लेकिन ये डेफिनेट लेंथ तो होगी ना। जहां जिन दो पॉइंट्स के बीच में कोई रॉड कनेक्ट होगी, उन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ रॉड की डेफिनेट होगी। तो रोप और रॉड में जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो डेफिनेट लेंथ है। डिफरेंस क्या है, रोप में फ्लेक्सिबिलिटी है और रॉड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो रोप में फ्लेक्सिबिलिटी होने से वो केवल पुल करने काम आएगी और रॉड में फ्लेक्सिबिलिटी न होने से
वो पुल और पुश दोनों कर पाएगी। ड्यू टू रिजिडिटी and definite length of rod between the interconnected points can push as well as pull the interconnected points। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि रॉड इंटर पॉइंट्स को पुश है पुल कर पाएगी, और इसमें जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डेफिनेट लेंथ। तो रॉड और रोप या स्ट्रिंग या रोप चैन कुछ भी बोले, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो पॉइंट इंटरकनेक्टेड होंगे उनके बीच में इनकी लेंथ कभी नहीं बदलेगी। अगला एग्जांपल डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हम देखा था जो जहां इंटरकनेक्टेड है उस बॉडी की शेप इसको कंट्रोल करती है। रिजिड बॉडीज इन डायरेक्ट कांटेक्ट कैन ओनली पुश ईच अदर ड्यू टू, और जो मोशन अफेक्ट होगा उनकी शेप के कारण होगा। तो यहां जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी रिजिडिटी एंड शेप। लाइट रेस। अब लाइट रेस के बारे में देखिए क्या होगा। Light rays follow laws of geometrical optics for image formation and casting shadow. They also make bright spot of an opaque surface। अब देखिए जो लाइट रेज हैं वो चाहे वो इमेज बनाए, चाहे शेडो बनाए, चाहे ओपेक सरफेस पे एक ब्राइट स्पॉट बनाए, उन सब में लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फॉलो होंगे। कहीं केवल रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा, जैसे ये लाइट स्पॉट बनाने में और शेडो बनाने में, और इमेज बनाने में रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, डिपेंडिंग ऑन डिवाइस कई सारे लॉ फॉलो होंगे। तो वहाँ जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होगी इन्हीं लॉ से गवर्न होगी। तो हम ऑप्टिक्स की बात अभी और कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में भी इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड प्लेन मिरर, ये आपके थर्ड फोर्थ लेक्चर में आएगा। उसके बाद यही आइडिया हम कॉन्केव मिरर में इंप्लीमेंट करेंगे, फिर वही आइडिया हम रिफ्रैक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब देखिए ये जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पहचानना सीख लिए, समराइज कर ले। रोप और रॉड इन दोनों के लिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी डेफिनेट लेंथ। डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी शेप, एंड लाइट रेज के लिए प्रॉपर्टीज होंगी लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मिरर और लेंसेज के लिए लॉ ऑफ उनकी इक्वेशन ले लेंगे, और अगर शेडो फॉर्मेशन है या ब्राइट स्पॉट है तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये बात कर लेंगे। इन चीज़ों को हम ऑप्टिक्स में डिटेल में बात करेंगे। हम अभी मैकेनिक्स में केवल इन तीन टाइप के इंटरकनेक्शंस की ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉइंग दीज प्रॉपर्टीज इन सम वे और अदर, द फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड टू एनालाइज सच सिचुएशंस। मतलब ये जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं इनको किसी एक तरीके से या और दो तीन तरीकों से यूज करके हम तीन मेथड इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का काम लेते हैं। मैं तीन मेथड की बात क्यों कर रहा हूं कि वन बाय वन करके हम तीनों मेथड सीखेंगे, और उसके बाद जो सबसे सिंपलेस्ट जिस सिचुएशन के लिए होगा वो यूज करेंगे, या कई बार इन तीनों मेथड का हाइब्रिड यूज होगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैंने देखा है स्टूडेंट जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो हर सिचुएशन के लिए जनरल नहीं होता, वो उस पर्टिकुलर टाइप के सिचुएशन के लिए होता है। तो एक ऐसा मेथड जो सबसे जनरल होगा, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, वो तो आपको आना ही चाहिए। हो सकता है वो लेंदी सॉल्यूशन प्रोड्यूस करे, बट वो मेथड हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। तो हो सकता है एग्जाम में जो सिचुएशन है वहां वही मेथड एप्लीकेबल हो, या आप कोई और मेथड ना सोच पाए। तो पहले वन बाय वन करके इन तीनों मेथड्स का नाम देख लें। फर्स्ट मेथड, यूज ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन। सेकंड, विजुअल इंस्पेक्शन एंड सुपरपोजिशन। एंड थर्ड, एनर्जी मेथड्स। अब देखिए यूज ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन बिल्कुल मैथमेटिकल मेथड है, एंड जो मैं कह रहा था मोस्ट जनरल, यही सबसे जनरल मेथड है। तो इसकी हमें सबसे पहले इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये मेथड हम हर जगह अप्लाई कर लें। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन एंड सुपरपोजिशन। ये मेथड भी जनरल है, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन हर सिचुएशन में करना इतना इजी नहीं होता। सिंपल सिचुएशन में हम इससे आंसर बोल पाएंगे, बट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको अप्लाई इन प्रिंसिपल किया जा सकता है, बट अप्लाई करने में गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें विजुअली मतलब मेंटली चलेंगी, कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो मेंटली थिंकिंग में कोई भी एक फैक्टर या कोई भी स्टेप स्किप हो गई, आंसर गलत हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज एनर्जी मेथड, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अब आप सोच सकते हैं कि वर्क एनर्जी हमने नहीं किया, इस मेथड को कैसे समझेंगे। तो इस मेथड को समझने के लिए
आपने लोअर क्लास में केवल आप जानते हैं एनर्जी किसे कहते हैं और वर्क किसे कहते हैं। बस इतना आइडिया सफिशिएंट है, हम इस मेथड को समझ लेंगे। यूज ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन, जैसे मैंने कहा था सबसे जनरल मेथड है, तो सबसे पहले इसी को लेंगे और आज हम केवल इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल मेथड ही बताऊंगा, लेकिन जो सबसे जनरल मेथड है, जो हर सिचुएशन में अप्लाई किया सकता है, उसको सबसे पहले ग्रिप करें। कांस्टेंट किसे कहते हैं? द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कनेक्टिंग लिंक आर नोन एज कांस्टेंट्स। मतलब जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कनेक्टिंग लिंक की है उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। एंड व्हाट इज कांस्टेंट इक्वेशन? लेट अस सी। An equation relating the position coordinates of the interconnected points with the help of the constant। मतलब जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट में अगर हम इंटरकनेक्टेड लिंक की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, की हेल्प से एक इक्वेशन या रिलेशन लिख पाए तो हमारा काम हो गया। मतलब हमारे पास क्या मिला? जो आपके इंटरकनेक्ट पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन मिल गया। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटीज का रिलेशन मिल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी इन प्रिंसिपल हाउ सिंपल इज दिस मेथड इज, एंड यू कैन सी जनरलिटी ऑफ दिस मेथड। ये जो बिल्कुल मैथमेटिकल मेथड है तो बहुत जनरल है। द मेथड बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द कांस्टेंट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम we get required velocity and acceleration relationship। जो बात की थी बिल्कुल ऑब्वियस है। नोट, this is the most general method applicable in all situations, therefore it must be learned and practiced first with complete grip before we discuss other methods। अब देखिए, आप पेशेंस रखें, मैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटे, हर तरह के मेथड डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर वो छोटे मेथड पहले डिस्कस कर दिए जाएं तो आपका उधर इतना अटेंशन जाएगा कि आप उनको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे वो। तो उस चक्कर में क्या होगा, इस जनरल मेथड की जो आपको कमांड, जो आपको ग्रिप होनी चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने देखा कि वो, अच्छा एक बात और, वो जो शॉर्ट मेथड्स होंगे ना, वो केवल मैकेनिक्स में अप्लाई होंगे। ऑप्टिक्स में तो आपको इसी कांस्टेंट इक्वेशन के मेथड जाना पड़ेगा। तो इस टाइप की और सिचुएशन भी हो सकती हैं, या हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसी नई सिचुएशन आपके सामने आ जाए जैसी आपने पहले ना देखी हो, तो वो शॉर्ट मेथड अप्लाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस केस में तो हमें इस कांस्टेंट इक्वेशन के मेथड से जाना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम पहले डिस्कस करेंगे और तब तक डिस्कस करेंगे जब तक ये मेथड अपने को अच्छी तरह से आ न जाए। एक बात और, आप पेशेंस रखें, इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार मेथड आने वाले हैं, लेकिन पहले हम इस जनरल मेथड को कंप्लीटली सीखने के बाद उन मेथड्स की बात करेंगे। अब इस मेथड को एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखा जा सकता है। जो मेथड तो हमने लिख दिया, क्योंकि अब कांस्टेंट इक्वेशन तो हर एग्जांपल में अलग अलग बनेगी ना, वी कैन नॉट से जनरल इक्वेशन, हर प्रॉब्लम में लग जाएगी। नाउ सी द एग्जांपल 1, व्हाट इज दैट? द ब्लॉक्स A is moving with velocity v1 and acceleration a1 as shown in the figure। express velocity and acceleration of the block B। now this figure is given in this way। अब देखिए यहाँ पे ये दो पुलीज हैं और ये एक रस्सी है, ब्लॉक A इधर है, ब्लॉक B इधर है। ब्लॉक A की वेलोसिटी v1 नीचे शो किया गया है, ब्लॉक A का एक्सेलरेशन a1 ऊपर। अब मैं ब्लॉक B की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किस टर्म में? v1 और a1 की टर्म में। ध्यान रहे, कांस्टेंट मोशन से वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन नहीं मिलते, डिफरेंट बॉडीज की या इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स की वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन मिलता है। इसमें कह सकते हैं इसका एक्सेलरेशन इतना होगा, दूसरे का कितना होगा। हाउ विल प्रोसीड हियर? Position coordinates x1 of the block A and x2 of the block B can be measured from the ceiling assuming as a fixed reference। अब देखिए बात क्या हुई थी, जो इंटरकनेक्ट पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को हम इंटरकनेक्टेड लिंक की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे।
अब पोजीशन कोऑर्डिनेट मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम तो लेना पड़ेगा। तो यहां इस सिचुएशन में सीलिंग ये एक फिक्स रेफरेंस काम कर सकती है। यहां से इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हम ये x1 मेजर कर दें और यहां से इसका x2 मेजर कर दें। लेट अस सी हाउ वी कैन शो इट। ये डायग्राम दोबारा रिप्रोड्यूस किया और ये x1 प्लस सीलिंग से ब्लॉक ए तक। अब देखिए इसमें एरो एक ही डायरेक्शन में है और ये x2 को हमने इस पुली की एक्सेल तक ही लिया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल और ये कनेक्टिंग रॉड जो है और ये ब्लॉक, ये तीनों एक साथ मूव करेंगे तो इनको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ये x2 पुली के एक्सेल का भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये ब्लॉक बी का भी है। तो x1 x2 मिल गए। अब इनके बीच इन x1 x2 की हेल्प, बेसिक पोजीशन कोऑर्डिनेट को इनको रिलेट करना है किसकी हेल्प से? ये जो इंटरकनेक्टिंग लिंक है रस्सी, इसकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और रोप की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसकी लेंथ होती है। और देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रोप की लेंथ कांस्टेंट है। अब लेंथ प्रॉपर लिखने के लिए velocity v2 and acceleration a2 of the block b are arbitrarily assumed downwards। अब देखिए जिनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है उनको भी अज्यूम कर लें। अब ब्लॉक बी किधर जाएगा? आप ये ऐसे कह सकते हैं ब्लॉक बी वेलोसिटी इधर है तो किधर जाएगा? इस वक्त ब्लॉक बी ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन हम इसको डाउनवर्ड अज्यूम कर लें। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मेथड जनरल है तो डाउनवर्ड अज्यूम किया है तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, मतलब जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की उसकी अपोजिट। तो हमने आर्बिट्रली दोनों को डाउनवर्ड मान लिया, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को। अब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? ये इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, आप सोचो तो ये इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा। तो बाई इंट्यूशन कह सकते हैं v2 का जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि उसका नीचे जा रहा था, ऊपर जाएगा। बट a2 पॉजिटिव आना चाहिए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहां पे हमने कुछ डायमेंशन अज्यूम की। ये यहां से ये लेंथ, यहां से यहां तक हाइट h, यहां से हाइट तक h। क्योंकि ये हाइट h इसलिए अज्यूम की कि ये हाइट h रस्सी के लेंथ में काउंट नहीं होगी और रस्सी का जो पोर्शन इस पुली पर, इतना आधे पुली पर रैप्ड है, ऐसे यहां आधी पुली पर रैप्ड है, तो उस पोर्शन को हम b मान लें। मतलब यहां से यहां तक की आधी सरकमफरेंस को b अज्यूम कर लें। तो अब स्ट्रिंग लेंथ लिख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट स्ट्रिंग लेंथ? द डिस्टेंसेस h and portions of the length b wrapped on the pulleys are constants। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Denoting total length of the rope by L subscript R, we can write the following constant equation। अब देखिए ये ब्लॉक कहीं भी जाए, ये h डिस्टेंस नहीं वेरी करने वाली और जितना लेंथ पुली का इस रस्सी का इस पुली के ऊपर है या इस पुली के नीचे है वो लेंथ कांस्टेंट रहने वाला। बस पुली का हिस्सा बदल जाएगा। अभी हिस्सा ये है, थोड़े टाइम में दूसरा हिस्सा आ जाएगा, बट इसके ऊपर हमेशा हिस्सा बी ही रहेगा, इसके नीचे हमेशा हिस्सा बी रहेगा। अब रस्सी के लेंथ को हमने एल आर से डिनोट कर दिया, तो एल आर को लिखने की कोशिश करें। तो अब देखिए यहां से यहां तक की लेंथ आप लिख सकते हैं कितनी होगी? x1 माइनस एच। देखो ये से यहां तक x1 थी, तो यहां तक कितनी होगी? x1 माइनस एच प्लस बी और ऐड कर दें। श्योर। अब यहां से यहां तक कितनी होगी? x2 तो हो गई, x2 माइनस एच, तो x1 माइनस एच प्लस बी प्लस x2 माइनस एच प्लस बी और उसके बाद पूरी x2। तो आप ओरली देख सकते हैं क्या लेंथ होगी? x1 माइनस एच प्लस बी प्लस x2 माइनस एच प्लस बी प्लस x2। x1 माइनस एच प्लस बी प्लस x2 माइनस एच प्लस बी प्लस x2 is equal to LR। So in this way we have expressed the entire length of the spring। अब इसमें h, b और l R कांस्टेंट हैं, तो इनको हम एक तरफ कर दें। Shifting all constant terms in the RHS, what we get? x1 plus 2x2 is equal to LR plus 2h minus 2b। अब देखिए एक यहां पे LR plus 2h minus 2b, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में समझें। ये वो टर्म है बेसिकली, मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये भी कांस्टेंट है। क्यों? LR कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है और 2b कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट होगी। एंड वी विल सी हाउ वी कैन इंटरप्रेट इट। द RHS कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कांस्टेंट से L। क्यों? क्योंकि आप देखिए इनके बीच में यही पोर्शन है रस्सी का जो पोर्शन इधर उधर हो रहा है, बट इसकी टोटल लेंथ कांस्टेंट है।
तो हम बार बार, अब देखिए आगे वाली प्रॉब्लम में इस एच को पुली के ऊपर जो पोर्शन रैप्ड है ये तो हमेशा बना ही रहेगा ना, और वो कांस्टेंट होगा, तो उसको अगर हम काउंट ना करें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको आगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो होने वाला। आप 3 बार ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो लिखें, या इसको एल लिख दें और इसी को जीरो कर दिया करें। से x1 plus 2x2 is equal to L, equation number 1. Differentiating equation 1 once with respect to time, we get x1 dot plus x2 dot is equal to 0. अब देखिए d by dt को हम यहाँ सिंपलिस्टिकली डॉट नोटेशन यूज कर लेंगे, जो हमने बेसिक मैथ्स में सीखा भी था। अब x1 डॉट क्या होगा, यहां से दिख रहा है x1 डॉट v1 ही होगा। क्यों? x1 की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में v1 है, तो x1 डॉट प्लस v1 होगा। ऐसे ही x2 की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में v2 है, तो x2 डॉट प्लस v2 होगा। तो x1 डॉट इज इक्वल टू v1 एंड x2 डॉट इज इक्वल टू v2 हम इसमें रख देंगे। सो व्हाट यू गेट, v2 इज इक्वल टू माइनस हाफ v1। जैसे हमने पहले सोचा था v2 हमने दिख रहा था ऊपर होगा, लेकिन हम नीचे मान लिया, तो अगर हमारा मेथड सही है तो साइन माइनस में आना चाहिए, और साइन माइनस में आ रहा है। सो यू गेट दिस वे। सो v2 इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ v1, मतलब ब्लॉक B की वेलोसिटी डाउनवर्ड और A की वेलोसिटी की आधी होगी। एंड इस माइनस साइन को हमने अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड, क्योंकि A नीचे जा रहा है तो B ऊपर जाएगा। तो ये इस माइनस साइन को हमने इस डायरेक्शन अपवर्ड से डिनोट कर दिया। बेसिकली माइनस साइन फॉर अस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर अस फिजिकल डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन रिलेशन मिल जाएगा, या हम इक्वेशन 1 को 2 बार कर देते हैं, एक ही बात थी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 ट्वाइस और अबव इक्वेशन वंस विद रेस्पेक्ट टाइम, व्हाट वी गेट, v2 डॉट इज इक्वल टू माइनस हाफ v1 डॉट। अब v2 और a2 सेम डायरेक्शन में है, तो v2 डॉट a2 ही होगा, लेकिन v1 और a1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो v1 डॉट माइनस a1 होगा। So A2 is equal to this minus minus plus. So what you get here? A2 is equal to half of A1. Now just see. जनरली मैंने देखा है कि आप लोग किसी चीज को सीखने के लिए कई क्वेश्चन करना चाहते हैं, जबकि आपको जितना सीखना हो पहले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उसी सीखने की कोशिश करें। अब इसी एग्जाम्पल में क्या क्या बातें हमको सीखनी थी अभी हम डिस्कस करेंगे। आप ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन और उन बातों को सीखें, और फिर इस एग्जाम्पल को दोबारा अपने आप सॉल्व करें। उसके बाद आगे वाले एग्जाम्पल्स को आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद या एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ने अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन मैंने सॉल्यूशन डिस्कस किया उसको देख लें, कहीं कोई दिक्कत आए। बट एक बार बता दूं, जितना आपको सीखना है वो सारा का सारा इस एग्जाम्पल से ही सीखने की कोशिश करें। नाउ जस्ट सी, इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। नाउ डायग्राम हियर, पॉइंट्स टू पॉन्डर व्हाट दे आर। फर्स्ट, स्ट्रिंग लेंथ, द डिस्टेंस h and portions of length b of the string wrapped on the pulleys are constants। ये आपका, तो हमने ये लिखा x1, यहां देखिए x1 माइनस h प्लस ये b ऐड किया, प्लस ये लेंथ क्या होगी x2, यहां तक पूरी, यहां से यहां तक x2 है, x2 माइनस h, ये x2 माइनस h लिख दिया, प्लस ये b और ऐड कर दिया, और प्लस x2 पूरा लिख दिया। तो अब इसमें हमने क्या किया था, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू LR प्लस 2h माइनस 2b, ये कर लिया था। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू L लिखा था। अगर हम सीधे यही इक्वेशन लिखें तो हम इतने सारे काम से बच जाएंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है आगे, तो कांस्टेंट टर्म तो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। You see this 2h minus 2b replaced by another constant L. Actually, this total length of portion of the rope, actually what is there? Length of which is varying. Actually this is the total length of portions of the rope. Length of which is varying. ये थोड़ा सा कुछ समझें। ये जो L है, L एक्चुअली क्या है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पोर्शंस ऑफ द रोप।
लेंथ ऑफ विच इज वेरिंग, मतलब ये रस्सी के उन पोर्शंस की टोटल लेंथ है जो वेरी कर रही है। अब देखिए ये पोर्शन, ये तो वेरी, बी तो हमेशा बी ही रहेगा, वेरी नहीं करेगा, ये कभी वेरी नहीं करेगा। अब ये पोर्शन जो था यहां से आता तक, ये वेरी नहीं करेगा। तो वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से, एक तो ये यहां से आता तक x1 माइनस एच, दूसरा क्या है x2 माइनस एच, और तीसरा आप चाहें तो यहां से ये x2 की लेंथ वेरी करेगी। तो केवल जो रस्सी की वेरिएबल पोर्शंस का लेंथ है उन्हीं का सम लिखना है, तो हम एक स्टेप बच जाएंगे। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आगे से अगली प्रॉब्लम से हम केवल ये लेंथ लिखा करेंगे। मतलब लिखना क्या है, हमें रस्सी के उन्हीं पोर्शंस की लेंथ लिखनी है जो एक्चुअली वेरिएबल है, उन्हीं का टोटल करना है, और जो कांस्टेंट है उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएंगे। या अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, ये h इग्नोर कर दें, और ये ऊपर का b, मतलब जितना पोर्शन रस्सी का पुली पर रैप्ड है उसको इग्नोर कर दें, और h इग्नोर कर दें, एंड यू विल गेट this L. Now and onward we will consider this length as string length by ignoring all h and b. अब से और आगे हम हमेशा इसी लेंथ L को स्ट्रिंग लेंथ बोल दिया करेंगे। यहां स्ट्रिंग लेंथ बोलने से मतलब होता है स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ नहीं। स्ट्रिंग लेंथ का मतलब है स्ट्रिंग के उन सारे पोर्शंस की लेंथ का सम जो पोर्शन मोशन के दौरान वेरी कर रहे हैं। सेकेंड, साइंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। यहां जाने से पहले एक बार मैं और देख लो इस चीज को, आप बहुत ध्यान समझें। अब साइंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में बात कर लें। ऑल पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर अज्यूम्ड पॉजिटिव। यहां हमने सबको x1 x2 चाहे कहीं भी अज्यूम करें, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट उधर होता, सबको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। और सबको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगी। डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स दैट ए वेलोसिटी शोज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट, द साइन ऑफ वेलोसिटी इज डिसाइडेड। मतलब अब वेलोसिटी क्या इंक्रीजिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट शो कर रही है डिक्रीजिंग, उसके हिसाब से साइन डिसाइड करेंगे। अब देखिए दोनों ही केस में, यहाँ पे ए और बी केस में हमने v1 और v2 जो लिया, दोनों ही x1 और x2 को इंक्रीजिंग शो कर रहे हैं। तो v1 को भी मैंने x1 डॉट पॉजिटिव लिया और v2 को भी x2 डॉट पॉजिटिव लिया। अब v2 को नेगेटिव आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। तो जो साइन आपने शो किया है उसी हिसाब से लें। vi मतलब ith ब्लॉक का प्लस xi डॉट होगा अगर xi का मॉड इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही ये माइनस xi डॉट होगा अगर xi का मॉड डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट की लेंथ अगर कम हो रही हो तो वेलोसिटी नेगेटिव डेरिवेटिव होगा, और पोजीशन कोऑर्डिनेट की लेंथ अगर बढ़ रही हो तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव डेरिवेटिव। सिमिलरली वी कैन सी फॉर एक्सेलरेशन, साइंस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। Acceleration in the direction of velocity has the sign of velocity, and acceleration opposite to velocity has sign of opposite to velocity. एक सिंपल एस्पेक्ट ये है, मतलब अगर एक्सेलरेशन को आपने वेलोसिटी की साइन में डायरेक्शन में लिया तो जो साइन वेलोसिटी का होगा वही एक्सेलरेशन का होगा। मतलब दैट वे ए आई इज इक्वल टू साइन ऑफ वेलोसिटी अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ वी आई है, अपोजिट टू वी आई मतलब अगर ये अपोजिट टू वी आई है। ये एक बड़ा ऑब्वियस है, या एक और सिंपल कन्वेंशन ले सकते हैं दिस वे, और ए आई इज इक्वल टू प्लस एक्स आई डबल डॉट if xi mod is increasing, और माइनस xi डबल डॉट if xi mod is decreasing। अब देखिए इसका मतलब समझ लें, अगर एक्सेलरेशन xi के अपोजिट है तो माइनस ले लें, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या कहता है, ये डिक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही a1 क्या लिखा था हमने, माइनस x1 डॉट डबल डॉट, और a2 क्या लिखा था, प्लस x डबल डॉट, क्योंकि a2 क्या बता रहा है कि ये x2 इंक्रीज होना चाहिए। तो ये कन्वेंशन और ये कन्वेंशन यूज करने में ज्यादा आसान है, बट इसकी अपनी एक फिजिकल इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें आना चाहिए। तो हमने ये तीनों बातें सीख ली कि स्ट्रिंग लेंथ क्या लिखेंगे। यहां हम एक्चुअल स्ट्रिंग लेंथ नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे एल। एल मतलब स्ट्रिंग के सारे वेरिएबल पोर्शंस की लेंथ का सम, इस बात को ध्यान दें। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन, इस पे जाने से पहले ये मान लें कि सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4 जितने भी लेंगे सबको पॉजिटिव लेना है। अगर वेलोसिटी उनके अपोजिट है तो नेगेटिव, उन्हीं की डायरेक्शन में है
तो पॉजिटिव, ऐसे एक्सेलेरेशन उन पोजीशन कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और उनके अपोजिट है तो नेगेटिव। बहुत ऑब्वियस साइन कन्वेंशन है। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 2। अब देखिए जो हमने सीखा उस एग्जाम्पल 2 में अप्लाई करेंगे। और एग्जाम्पल 2 सी व्हाट इज दैट। इन द सिस्टम शोन द ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी va and c upward with velocity vc. Express velocity of the block b in terms of velocities of the block a and c. अब ये डायग्राम सेटअप देखने से आपको समझ में आएगा क्या है। यहाँ पे ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, ये इतनी पुलिस हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात ध्यान से रखते हैं आप कि यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में दो रस्सियां हैं, एक तो ए से लेके इस पुली पी को कनेक्ट करने वाली और एक बी और सी, ये रस्सी बी और सी के यहां से आनी यहां आने वाली। एंड वन मोर थिंग, यहां पे मूविंग ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपको बोलेंगे 3 ब्लॉक, बट बेसिकली यहां पे मूविंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट मूविंग अलग अलग मूव करने वाले 4 हैं। ये वैसे तो ऊपर नीचे होने वाली ये 2 पुलियां भी हैं, तो इन दोनों पुलिया काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो, लेकिन ये सी और ये पुली दोनों अटैच्ड हैं तो ये एक साथ चलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे ये सेपरेटली मूव नहीं कर रहे हैं या डिफरेंटली मूव नहीं कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ब्लॉक बी और पी को हम नहीं कह सकते साथ साथ मूव करेंगे, हो सकता है पी कुछ कम मूव करे, बी कुछ ज्यादा मूव करे, या पी ज्यादा मूव करे, बी कम मूव करे, तो इनका मोशन अलग अलग हो सकता है सेम आए, लेकिन हम डेफिनेटली पहले से नहीं कह सकते। बट इस पुली और सी के लिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोनों साथ साथ चलेंगे, इनको तो हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अब हम कह सकते हैं इसमें 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और उससे अटैच्ड पुली, ये 3 हो गए, और ये पुली पी चौथा। तो 4 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें 4 पोजीशन कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे और उनको हम सीलिंग से ही मेजर कर लेंगे। फिर यहाँ ये एच पोर्शन और यहाँ पे ये पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये इसके ऊपर का ये पोर्शन काउंट नहीं करेंगे और ये पोर्शन काउंट नहीं करेंगे। केवल यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हम स्ट्रिंग लेंथ में काउंट करेंगे। See what we do. There are 4 different moving bodies, 3 blocks and 1 pulley P. We assign them position coordinates XA, XB, XC and XP, all measured from the fixed reference ceiling as shown in the figure. तो हमने 4 मूविंग ऑब्जेक्ट देखे, तो उनको हम पोजीशन कोऑर्डिनेट दे दें, सबको सीलिंग से मेजर कर लें। ये XA एक साथ दिखा दे सबको, XA ये, XB यहां से यहां तक और XP आप देखिए यहां से ये पुली का एक्सेल, इसको लिया, और XC यहां से यहां तक ये पुली का एक्सेल। क्यों? ये एक्सेल और ये रॉड और ये सी एक साथ मूव करेंगे, तो जितना इसका मोशन होगा वही सी का मोशन होगा। तो ये चारों पोजीशन कोऑर्डिनेट दिखा दिए। अब हमें यहां पे रस्सियां कितनी है? 2। सिंस देयर आर 2 स्ट्रिंग्स वी हैव टू राइट 2 कांस्टेंट इक्वेशंस। मतलब जितनी रस्सियां उतनी इक्वेशन, क्योंकि हर लेंथ को अलग अलग एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये इजी होगा। नाउ द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड पुली, ये एक रस्सी है ब्लॉक ए से पुली के बीच में। अब इसकी लेंथ क्या लिखें? ये लेंथ एक्स ए, इसको एक्स ए लिखेंगे, और ये माइनस करने से अब ये यहां से यहां तक कांस्टेंट, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक्स ए प्लस ये, इसका सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू L1। L1 में ये रस्सी की, ये पहली रस्सी की लेंथ नहीं है, इस पहली रस्सी की उन पोर्शंस की लेंथ का सम है जो वेरी करेंगे, मतलब यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक। एंड सिमिलरली द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक्स बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में देखें तो ये पोर्शन कितना होगा? ये यहां से देखो, यहां से यहां तक एक्स बी है, एक्स बी में से मैं एक्स पी माइनस कर दूं तो ये इतना पोर्शन मिलेगा। तो पहला पार्ट क्या होगा? एक्स बी माइनस एक्स पी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखें, यहां से आते देखें एक्स सी है और यहां से आते एक्स पी है, तो ये पार्ट होगा एक्स सी माइनस एक्स पी। ध्यान में क्या होगा? ये एक्स सी माइनस एक्स पी, तो ये सेकेंड पार्ट होगा प्लस एक्स सी माइनस एक्स पी, एंड थर्ड पार्ट पूरा ही एक्स सी होगा प्लस एक्स सी।
तो इस तरह से हमने रस्सी के उन सारे पोर्शंस की लेंथ को लिखा जो वेरी करेंगी, और इसी को हम बोल देंगे वेरिएबल L2। तो यहाँ L1 L2 फिर मैं बताऊंगा स्ट्रिंग्स की टोटल लेंथ नहीं है, इस स्ट्रिंग की उन पोर्शंस की लेंथ है जो पोर्शन वेरी कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिखा सकता है क्या, एक्स बी एक बार है तो एक्स बी, अब देखिए एक्स सी दो बार है, ये एक्स सी और ये एक्स सी प्लस 2xc माइनस 2xp इज इक्वल टू L2। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। सो आगे डिफरेंशिएशन के लिए हम ऐसा साइन यूज कर लेंगे, इंप्लाइज दैट इन ब्रैकेट डॉट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। सो एक्स ए डॉट प्लस एक्स पी डॉट इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट वी डू हियर एक्स बी डॉट प्लस 2xc डॉट माइनस 2xp डॉट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से xp डॉट एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें पुली की, ये जो पुली p है इसकी वेलोसिटीज के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें a b c के बारे में बात करनी। क्यों, a और c की वेलोसिटी दी है, b की वेलोसिटी निकालनी है। तो xp को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग xp डॉट फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस व्हाट वी गेट। यहां देखिए xp डॉट क्या आएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स यहां रखेंगे तो प्लस 2x डॉट हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट हियर एक्स बी डॉट प्लस 2xc डॉट प्लस 2xa डॉट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस में आप वेलोसिटी रिलेशंस रख सकते हैं, या हमें एक्स बी डॉट निकालना तो पहले एक तरफ कर दें और इन दोनों टर्म को एक तरफ लिया तो रखें। अगर मान लो अभी इनको रखना होता तो हमने क्या देखा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन या साइन प्लस कब होगा, जब वो करस्पॉन्डिंग पोजिशन कोऑर्डिनेट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन हो, और अपोजिट हो तो माइनस। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी और b को अज्यूम करना पड़ेगा, हम यहां पे डाउनवर्ड अज्यूम कर लें। ये अज्यूमिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी v2 ऑफ द ब्लॉक b। अब देखिए डाउनवर्ड किया, तो अब देखिए साइन डिसाइड कर सकते हैं। va क्या होगा xa डॉट, क्योंकि xa की डायरेक्शन में है। vb क्या होगा xb डॉट, क्या xb की डायरेक्शन में है। बट vc होगा माइनस xc डॉट, क्योंकि ये xb की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। So, VB माइनस 2VC प्लस 2VA। फिर ध्यान दें VB प्लस क्यों होगा, क्योंकि XB की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो VB की जगह क्या रखा हमने XB डॉट किया प्लस VB। XC डॉट देखो क्या है, VC XC की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो XC डॉट क्या रखा हमने माइनस VC, तो ये माइनस 2VC आ गया। अगेन VA XA की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, या यू कैन XA की डायरेक्शन में ही है, तो हमने यहाँ XA डॉट की जगह VA रखा। अब यहां से सीधे आप VB लिख सकते हैं। व्हाट विल बी VB? VB इज इक्वल टू 2VC माइनस VA, एंड माइनस का मतलब ये डाउनवर्ड है। मतलब डाउनवर्ड कैसे होगा, अगर VC बड़ा होगा VA से तो डाउनवर्ड लेंगे, अगर VC छोटा होगा तो प्लस आएगा, मतलब ये अपवर्ड हो जाएगा। यह इसका मतलब ये। अब देखिए ये अगर VC VA से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, और VC VA से छोटा होगा तो ये अपवर्ड जाएगा। सो एनी डिफिकल्टी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने ठीक वही काम किया जो कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था, बट डिफरेंस कितना आया, दिस वन। दो रस्सियां थी तो दो कांस्टेंट थे, तो दो कांस्टेंट इक्वेशन आएंगी, क्योंकि हमने ये कांस्टेंट इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया था, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल लिंक इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो जितने फिजिकल लिंक होंगे उतनी कांस्टेंट इक्वेशन आएंगी, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो आइडिया लर्न किया, लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई इन सम अदर प्रॉब्लम। Example 3, let us see what is this problem. In the setup shown, the block A is moving downwards with velocity 1 centimeter per second, and motor M is moving towards the right with velocity 2 meter per second. Find the rate at which the motor is winding or unwinding the rope. So this is situation. ये जो हमने पहले स्क्रीन पर लिया था उसी सिचुएशन को एनालाइज करें। अब देखिए क्या होगा, ये मोटर इधर भी जा रही है, मतलब ये पूरा मोटर एज ए ब्लॉक इधर शिफ्ट हो रही है, और साथ में मोटर की शाफ्ट घूम भी रही है। हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो ये रस्सी को अनवाइंड कर रही है, और अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो रस्सी को वाइंड कर रही है, आपको यहाँ से विजिबल है। अब इस मोटर की वेलोसिटी दिया 2 सेंटीमीटर और ब्लॉक की वेलोसिटी दिया 1 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है कि ये मोटर रस्सी को वाइंड कर रही है या अनवाइंड कर रही है। अब एक बात तो क्लियर है, अगर मोटर नहीं चल रही होती, ये चलने का मतलब ये शाफ्ट नहीं घूम रही होती, केवल ये मोटर इधर शिफ्ट हो रही होती, ब्लॉक
2 से ऊपर जाता। अब देखिए, ये जो आइडिया बता रहा हूं ना, ये विजुअल इंस्पेक्शन का जो मेथड उसमें काम आएगा, लेकिन ये ब्लॉक 1 से ऊपर जा रहा है, मतलब मोटर रस्सी को थोड़ा अनवाइंड भी कर रही होगी। लेट अस सी, जो हमने एक मैथमेटिकल मेथड देखा वो कितना पावरफुल है और डिफिकल्ट नहीं है। इन एवरी सिचुएशन यू कैन अप्लाई इट। हाउ मेक सॉल्यूशन? अब पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है। इसमें फिक्स रेफरेंस क्या लाएं? देखो, ये जो पुली का एक्सेल है ना, ये फिक्स रेफरेंस है, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इससे हम इधर इसकी पोजीशन मेजर कर देंगे, इधर इसकी पोजीशन मेजर कर देंगे। बोथ द मूविंग बॉडीज, द ब्लॉक एंड द मोटर आर असाइन्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स XA and XM measured from the fixed axle of the pulley as shown in the figure। ये देखिए, यहां से हम ये डिस्टेंस x से मेजर कर देंगे, यहां से XM। आप इसको y और इसको x पे ले सकते थे एज ए विश, बट यहां हमने XA और XM मेजर कर दिया। तो ये XM की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है और ये XA की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि XM डॉट 2 होगा, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड XM की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ऐसे XA डॉट क्या होगा? +1 होगा, -1 नहीं होगा। एंड नाउ हाउ वी कैन राइट द कांस्टेंट इक्वेशन डिनोटिंग द रोप लेंथ बिटवीन द ब्लॉक एंड द मोटर बाय L। द रिक्वायर्ड कांस्टेंट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज दैट? XA plus XM is equal to L। वेरी सिंपल, बिकॉज यहां से यहां मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ लेनी है। कितना हुआ? XA plus XM। अब यहां सोचने वाली बात है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये मोटर का शाफ्ट नहीं घूम रही होती तो ये लेंथ यहां से यहां तक कांस्टेंट होती। बट मोटर के शाफ्ट घूमने से क्या होता है, ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ बड़ी भी हो सकती है अगर मोटर रस्सी को अनवाइंड कर रही है, और मोटर वाइंड कर रही है तो ये लेंथ कम भी हो सकती है। तो अब यहां हमारे लिए L भी एक वेरिएबल है, बस ये आपको इतना अलर्ट रहना पड़ेगा, बस ये बात सोच सकें। नाउ वी डिफरेंशिएट। XA डॉट प्लस XM डॉट इज इक्वल टू L डॉट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ L डॉट? L डॉट है जिस रेट से यहां तक के बीच की रस्सी बढ़ रही है, मतलब ये रस्सी के अनवाइंड होने की रेट है अगर प्लस में है तो। और L डॉट माइनस में आएगा, मतलब ये शाफ्ट इधर घूम रही, रस्सी को क्या हो रही है? वाइंड कर रही, मतलब ये यहां से लेंथ कम हो रही होगी। तो अब हमें L डॉट ही तो फाइंड करना था। अगर ये प्लस आएगा तो हम बोलेंगे वाइंड अनवाइंडिंग हो रही है, और माइनस आएगा तो बोलेंगे वाइंडिंग हो रही है। और किस रेट से हो रही है, वैल्यूज आ जाएंगे। लेट अस पुट द वैल्यूज। सब्स्टिट्यूटिंग XA डॉट इज इक्वल टू +1 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड XM डॉट इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट वी डिड? L dot is equal to 3 centimeter per second। The rope length L increases or decreases depending on whether the motor is unwinding or winding। Accordingly, L dot will be positive or negative, जो आपने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब मोटर रस्सी को अनवाइंड कर रही है, और किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब रस्सी से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंथ रस्सी की छूट रही है मोटर शाफ्ट से। हियर द मोटर इज अनवाइंडिंग द रोप एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो वट एवर वी हैव लर्न, हम बड़ी आसानी से यहां इस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए। एक बात और, यहाँ चीज़ों को समझाने के लिए ये जो आइडियाज हमको लिख रहे हैं, बट व्हेन यू मेक सॉल्यूशन, ये बातें तो जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं ये तो आपके मेंटल चलेंगे ना। सॉल्यूशन कितना छोटा हुआ, ये डायग्राम, ये दो ये शो किया, ये शो किया, ये लिखा, डिफरेंशिएट किया, आंसर आया। सो अगेन यू कैन डू वेरी क्विकली। एग्जाम्पल 4। In the setup shown, the block A is moving downwards with a constant velocity VA. Consider the instant shown when the string portion between the block B and the pulley is at an angle theta with the horizontal। अब सिचुएशन देखें, डायग्राम समझ में आएगा। ये ब्लॉक B है और ये सीलिंग से पुली फिक्स्ड है। ब्लॉक ये है, ब्लॉक A से ये रस्सी पुली से पास होती ब्लॉक B से जुड़ी हुई है, और ये ब्लॉक A नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी VA से आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी VA से आ रहा है तो ये बात श्योर है ब्लॉक B इधर आएगा, और ब्लॉक B जितना आगे आएगा ये थीटा उतना बढ़ता जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा वेरिएबल है।
तो हमें उस इंस्टेंट की बात करनी है जब थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ये शो की गई है। एंड दिस इज सिचुएशन, व्हाट वी टू फाइंड? ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये तो बात श्योर है, जितनी वेलोसिटी ए की होगी उतनी वेलोसिटी बी की नहीं होगी, बी की वेलोसिटी कुछ और होगी। अब इसको शो करने के लिए हमें अगेन हर ब्लॉक की पोजीशन कोऑर्डिनेट को फिक्स रेफरेंस से देना है। अब फिक्स रेफरेंस यहां पे अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ठीक यहां पे, इधर एक्स एक्सिस ले लें इस तरफ और इधर वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हम एक्स भी बोल सकते हैं और ये डिस्टेंस एक्स ए बोल सकते हैं। तो एक्स ए का डॉट माइनस वी हो जाएगा और एक्स बी का डॉट इधर बी माइनस वी भी हो जाएगा। तो ये यहां पे हम फिक्स रेफरेंस ले लें तो दोनों पॉइंट को हम रिलेट कर पाएंगे। सॉल्यूशन, द ब्लॉक्स आर असाइन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। यहां एक्स ए एक्स बी का एक्स एंड वाई ले लिया। मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पोर्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड पुली इज डिनोटेड बाई आर। अब आर यहां पे एक वेरिएबल लिया, यहां से आता ये आर, एंड हाइट ऑफ द पुली अबव ओ इज एच। यहां से यहां तक हम एच ले लेंगे सीधे से। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो यहां से यहां तक हमने बोलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या ब्लॉक ए की पोजीशन बता रहा है, और ये यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से यहां तक की रस्सी का जो पोर्शन है वो एल ले लेंगे, क्योंकि एल जो सॉरी आर ले लेंगे, आर की लेंथ भी बदलेगी, आर की डायरेक्शन बदलेगी, तो अभी आर मैग्नीट्यूड रहने दें। और ये हाइट एच ले लें, क्योंकि ये एक हम फिक्स कांस्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्यों? रस्सी की लेंथ लिखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। डिनोटिंग रोप लेंथ बाय एल, द कांस्टेंट इक्वेशन बिकम्स व्हाट? अब पूरी रस्सी की लेंथ लिखें तो ये आर प्लस क्या होगा, ये लेंथ क्या होगी, एच माइनस वाई। सो व्हाट वी कैन से, एच माइनस वाई प्लस आर इज द लेंथ इज इक्वल टू एल, एच माइनस वाई प्लस आर। और आर को हम एक्स और वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल बी आर। सो एच माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल। अब ये एक्स और वाई का रिलेशन मिल गया। इसमें देखिए एच और एल दोनों कांस्टेंट हैं, तो अब वेरिएबल के लिए एक्स एंड वाई है, ये हमारी कांस्टेंट इक्वेशन हुई। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। अब डिफरेंशिएशन पे बिल्कुल ध्यान दे दें, y का डेरिवेटिव बहुत इजी है, बट x के इस टर्म में डेरिवेटिव में वी हैव टू यूज चेन रूल। तो पहले स्क्वायर रूट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो माइनस वाई डॉट प्लस x डॉट अपॉन दिस x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, एंड दिस डिफरेंशिएशन नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट योर पेपर। अब यहां से हम वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x डॉट इज माइनस वीबी, क्योंकि वीबी इधर जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x डॉट इज इक्वल टू माइनस वीबी एंड y डॉट इज इक्वल टू माइनस वी ए। लेट अस सी वेरिएबल। अब देखिए y डॉट माइनस वी ए दिख रहा है और वीबी इधर है, तो वीबी क्या होगा, माइनस एक्स डॉट। यहां हम रख दिया माइनस वीबी, यहां रख दिया माइनस वी ए। सो व्हाट वी गेट, वी ए तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस एक्स वी बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। सो व्हाट इज वी बी? वी बी इज वी ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे एच नहीं दिया हुआ है ना एक्स दिया हुआ है, बट एंगल थीटा इज गिवन, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज sec theta. Sec theta is what? Hypotenuse upon adjacent side or base is sec theta. Or so what you can write, VB is equal to VA sec theta or VB is equal to VA upon cos theta. Whatever you can write, you will, and that will be answer. So VB is equal to VA upon cos theta or VA sec theta, and it is coming positive. It means जो direction हमने assume किया था वो direction सही थी. So block B will move towards right. So this was how we can find acceleration relationship. Again, let's see. You may find this method little bit calculative but very fundamental and very interesting. One more thing, हम जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम इन सभी प्रॉब्लम को सीखने के और कई सारे जितने भी पॉसिबल मेथड होंगे सब सीखेंगे। एंड उनका सबसे बढ़िया तरीका होता है जो हमने ये सेट ऑफ प्रॉब्लम लिया,
इसी सेट ऑफ प्रॉब्लम को हम अगली क्लास में जो दूसरा मेथड सीखना उससे सॉल्व करें और कुछ और प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, क्योंकि इनको समझ चुके हैं तो अगले मेथड को अप्लाई करना इसमें आसान होगा। तो दैट वे वन बाय वन हम करके बहुत वैरायटी ऑफ मेथड सीखने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको एडवाइस किया, मैं दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूं, ये जो मेथड कांस्टेंट इक्वेशन का है इसको ग्रिप करना सबसे जरूरी है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट जनरल मेथड एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, इवन इन ऑप्टिक्स। बट बाकी दूसरे मेथड ऑप्टिक्स में नहीं ले आ सकते। इस तरह से कई ऐसे सिचुएशन आएंगी जहां यही मेथड यूज होगा। पार्ट बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। अब आप सोच सकते हैं ब्लॉक ये तो कांस्टेंट स्पीड चल रहा था, तो ब्लॉक बी भी कांस्टेंट स्पीड चलना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए। अब जीरो आना होता आ जाएगा, लेट अस सी। ये सिचुएशन थी एंड वही कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए जो पहले एज्यूम किए थे। ये हाइट h, ये कोऑर्डिनेट y, ये कोऑर्डिनेट x और ये लेंथ r, और b की वेलोसिटी vb और b का एक्सेलरेशन भी हम राइट वर्ड एज्यूम कर लें। डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी रिलेशन ऑब्टेन्ड इन द पार्ट ए। व्हाट वाज वेलोसिटी रिलेशन, पहले वो लिख लें। अब थीटा की टर्म में ना लिखें क्योंकि एक्स और वाई की टर्म में। सो व्हाट वाज वीबी, वी ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स, यही था क्या? ये था वी ए इंटू सेक थीटा इज आर बाई एक्स, तो आर की वैल्यू ये एक्स की। अब इसको डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्वेश्चन रूल भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट दिस फंक्शन डिवाइड बाई एक्स, या प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, दिस इंटू वन अपॉन एक्स। आई एम यूजिंग प्रोडक्ट रूल। So what is VB dot is equal to VA constant ले लिया, see this way, then it is appearing one by one. Now let us understand meaning of each and every term. तो पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया x। अब अगर x के रेस्पेक्ट में करते तो x अपॉन ये आता, बट टाइम रेस्पेक्ट करना तो इंटू एक्स डॉट और आ गया, एंड वन अपॉन एक्स वही रहा। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, वन बाई वन प्लस सम। नेक्स्ट हम इस न्यूमरेटर को नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये माइनस एक्स डॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है। प्लीज टेक केयर, इट इज नॉट बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। अब इस पूरे में अगर आप देखें, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स डॉट वी कैन राइट माइनस वीबी, ये भी रख देंगे। So substituting VB is equal to VB dot is equal to AB and X dot is equal to minus VB। तो यहाँ तो हम VB is equal to AB, क्योंकि ये VB की डायरेक्शन में है तो VB का डेरिवेटिव AB ही होगा, सीधे प्लस माइनस साइन ही होगा। तो यहाँ पे हम ये AB रख देंगे और इसकी जगह माइनस VB रख देंगे, क्योंकि X dot is minus VB, तो VB और X अपोजिट डायरेक्शन में है। So AB is equal to VA। Here what we have, ये x और x कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस वी भी रख दिया, नीचे वही रहा। यहाँ ये एज इट इज रहा, ये x डॉट से माइनस वी भी रखा और नीचे x स्क्वायर रहा। अब यहाँ से हम वी भी कॉमन ले सकते हैं और वी बी बाई एक्स कॉमन ले लें। तो व्हाट वी गेट हियर, वी ए वी बी, अभी x ही रहने दें, तो क्या हुआ ये दिस प्लस दिस अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x कॉमन लेने की बजाय सब्स्टिट्यूटिंग VB, अब VB की जो वैल्यू थी पुरानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये देखो ये टर्म को सिंप्लीफिकेशन होगा, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं लिया। तो VB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, VA इंटू VA एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई एक्स इंटू वॉट एवर वॉज इन दिस करली ब्रैकेट। अब एक काम करें, ये जो टर्म थी इसको अंदर ले जाए तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर बचेगा। सो ए ऑफ बी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ माइनस वन बचेगा और यहाँ पे दिस अपॉन। अब देखिए ये चीज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिस अपॉन एक्स, मतलब बेसिकली ये सेक स्क्वायर थीटा था। एंड अब एक्स की वैल्यू रख दें, एक्स क्या रख सकते हैं हम, एच कॉट थीटा। सो वी ए स्क्वायर बाई एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि हमने ये माइनस वन को इधर ले गए और ऐसा कर दिया। अब यहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, यहाँ पे एच कॉट थीटा रख देंगे एक्स की जगह। मेकिंग यूज ऑफ ज्योमेट्री,
the setup we have AB is equal to VA square by H cot theta into sec square theta minus 1 and sec square theta minus 1 is tan square theta. पहली बात, and 1 upon cot theta is tan theta, so what is that here? Total tan cube theta. So what the answer is? VA square by H cot theta and tan square theta. And next you can write straightforwardly AB is equal to VA square by H tan cube theta. And direction is rightwards. Now let us see. ये constant velocity होने के बाद भी इसका acceleration आया. And just see this acceleration is bearing on angle theta. Now just see, if you see this method, the method is as far as physics is concerned is not difficult, only this mathematics. And अगर आपको ध्यान हो, बेसिक मैथ्स में जब कैलकुलस कर रहे थे तो इन चीज़ों को उस टाइम बहुत हमने आराम से बहुत पेशेंटली सीखा था. अब हो सकता है आप में से कोई ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन भूल रहा हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये एग्जाम्पल आपको वो चेन रूल रिकॉल करा देगा. अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, जस्ट कॉन्टेक्ट मी. Example 5. Rod A can slide in vertical direction, pushing the triangular wedge B towards left. If the wedge moves towards the right with the velocity VB, find velocity of the rod. This is a setup जो हमने स्क्रीन पे लिया था, 1 by 1 करके पहले उन सेटअप को डिस्कस कर लें. अब ये देखिए यहाँ पे ये जो रॉड ए है, रॉड ए को हमने इन दोनों फिक्स पोजीशंस के बीच में ऐसे रखा हुआ है कि रॉड ए हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होगी, बट ये ऊपर नीचे हो सकती है. ये फिक्स सपोर्ट्स हैं. अब वेज को इधर ले जाएंगे तो रॉड नीचे आएगी. अब वेज को इधर वीबी वेलोसिटी ले जा रहे हैं तो रॉड ए की वेलोसिटी क्या होगी? सर्टेनली वो शेप स्ट्रेट लाइन है, तो अब इस पूरी वेज की शेप को ये एंगल थीटा डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये थीटा हर जगह यूनिफॉर्म है. तो ये वेज की शेप को एंगल थीटा डिसाइड कर रहा है, तो इसकी टर्म में वेज की वेलोसिटी आएगी. लेट अस सी. अब इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट अज्यूम करने होंगे. और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इसमें दो है. एक तो वेज की शेप थीटा कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट ये है कि जो रॉड है, रॉड की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो किसी फिक्स वॉल से रॉड की इस डिस्टेंस को कांस्टेंट मानने की जरूरत पड़ेगी. शेप ऑफ द वेज एंड द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द रॉड आर द कांस्टेंट्स. देखो रॉड की हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है. Denoting horizontal position of the left bottom corner of the wedge by X and that of the rod by Y and horizontal position of the rod by L related to fixed coordinate frame, we have the required constant. Let us see what the idea is. Denoting horizontal position of the left bottom corner of wedge. Left bottom corner of the wedge. Bottom ये हुआ, left ये हुआ, इसका. इसकी पोजीशन हम किसी फिक्स रेफरेंस से ले लें, एक्स से डिनोट कर देंगे. दैट ऑफ द रॉड बाई वाई. दैट ऑफ द रॉड मीन्स रॉड के भी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, तो रॉड का बॉटम ये हुआ और लेफ्ट हुआ, ये कॉर्नर को हम वाई से डिनोट कर देंगे. यहां से ग्राउंड से अबव वाई रिलेटेड टू ए फिक्स कोऑर्डिनेट फ्रेम. अब वही, अब मान लो यहां मैं वाई ले लूं और यहां एक्स ले लूं, तो देखिए ऐसे. तो यहां से ये हाइट y हो गई किसके? रॉड के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर की, और वेज के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो गई? x. और ये लेंथ l जो हमें कांस्टेंट रखनी है, तो हमें एक कांस्टेंट तो ये शो हो गया, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट शो हो गया, और दूसरा कांस्टेंट ये थीटा जो इसकी शेप बताता है. दोनों कांस्टेंट शो हो गए और सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट शो हो गए. अब पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिलेट कर सकते हैं. अब इसमें हमें इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है. लेट अस सी, दिस वन इज l माइनस एक्स. क्यों? यहां से यहां तक l था, ये x है, कितना बचा? l माइनस एक्स. और ये दिखाई दे गया y इज इक्वल टू l माइनस एक्स टेन थीटा. वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड कांस्टेंट इक्वेशन. सो y इज इक्वल टू l माइनस एक्स टेन थीटा. जस्ट डिफरेंशिएट, यू विल फाइंड वेलोसिटी रिलेशन. सो व्हाट वी हैव, y डॉट इज इक्वल टू 0 माइनस x डॉट टेन थीटा. थीटा इज कांस्टेंट, सो व्हाट वी हैव, y डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स डॉट टेन थीटा. अब v भी इधर जा रहा था, तो x डॉट
प्लस का वी बी होगा, बट ये वी ए डाउनवर्ड होगा तो वी ए माइनस वाई डॉट होगा. सब्स्टिट्यूटिंग एक्स डॉट इज इक्वल टू प्लस वी बी एंड वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस वी ए. तो यहां तो माइनस वी रखेंगे, यहाँ प्लस, तो ये माइनस जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव हियर, माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी टेन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल. सो व्हाट इज वी ए, वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा. तो जो वी ए हमने इधर अज्यूम किया प्लस साइन आने की वजह से वो डायरेक्शन सही होगी. इट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा डाउनवर्ड. नाउ टुडे हम इतने ही एग्जाम्पल लेंगे. अब आपको ये थोड़ा नया टॉपिक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सारे एग्जाम्पल्स को कम से कम एक एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपने आप करें, और स्पेशली एग्जाम्पल 1 के बाद जो पॉइंट्स टू पॉन्डर थे उनको ढंग से समझ लें और देखें वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं. कहीं कोई मन में कंफ्यूजन हो तो उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन वापस देख लें. बट बिफोर वी मीट टू डिस्कस फर्दर इन कांस्टेंट मोशन, I suggest you please be confident on these examples. And one more thing, मैं आप तीसरी बार कह रहा हूँ आज के लेक्चर में, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी मेथड, लेकिन ये मेथड जनरल मेथड है जो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, तो इसको सीखना पहले जरूरी है. होम असाइनमेंट, revise all the ideas covered today in this lecture and practice all the examples. एक होमवर्क और मैं सजेस्ट करूंगा, आप सबको मॉड्यूल कलेक्ट कर लिया होगा, और कुछ लोग जो बाहर से होंगे, मैं आज मॉड्यूल ग्रुप पे फ्लोट कर रहा हूं. एक्सरसाइज उसकी 1 जो है सिंगल चॉइस, उसके 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उन 20 क्वेश्चंस के बारे में पूछूंगा मैं. And what is summary? To solve a problem of constant motion, we have several methods, out of which this method is a general method that is applicable in all situations. Therefore, before we discuss other methods, please be confident on this method. ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे मेथड कई इतने छोटे और इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि आप उनको सीखने के बाद ध्यान नहीं देंगे. लेकिन बात क्या होगी, जनरल मेथड आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर सिचुएशन में लग सकता है, और वो मेथड पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं. स्ट्रिंग के लिए अलग मेथड, रॉड के लिए अलग मेथड, वेज के लिए अलग मेथड. बट वेज की शेप बदल दी तो अप्लाई नहीं होगा. वेज तो वेज कंस्टेंट ने कहा था, एक लोग क्रूड वर्ड में वेज कंस्टेंट बोलते हैं, तो वेज कंस्टेंट एक यूनिफॉर्म स्लोप का वेज. अरे यूनिफॉर्म स्लोप का वेज तो किसी मशीन में काम आता ही नहीं, जहां काम आता है वेरिएबल शेप का आता है. सो आई एम श्योर if you find a problem in IT, there will be variable shape of wedge. तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, तो वो वेज कंस्टेंट काम नहीं आएगा, ये जो हमने यहां सीखा वो काम आएगा. सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.